ये जो है लुसेंट का लेक्चर नंबर 4 है। आप लोग को पता ही होगा कि वेलोसिटी क्लासेस पे लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है। ओके, और एक बात की जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं और आप लोग चाहते हैं नए स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है लुसेंट, तो आप लोग के लिए ही ये सीरीज चलाया जा रहा है। ओके, बिल्कुल समझ में आएगा। और एक बात और है कि आप लोग चाहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कराएं, ठीक है, तो आप 51 रुपये फी दे के आप ग्रुप डिस्कशन में आप शामिल हो सकते हैं। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन कराते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ टॉपिक लेके आते हैं लुसेंट का। ओके, वहाँ अच्छे से कवर कराया जाता है और वहीं पे याद करवा दिया जाता है, ठीक है। तो नए लोग जितने भी हैं वो ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, समझिएगा ध्यान से। तरंग जो है ये दो प्रकार के तरंग होते हैं। एक होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ही अयांत्रिक तरंग कहे जाते हैं, और एक होते हैं यांत्रिक तरंग, एक होते हैं यांत्रिक तरंग। ओके, ये सब तरंग के उदाहरण है। अब समझिएगा ध्यान से। हम यांत्रिक तरंग जो है, यांत्रिक तरंग के बारे में लगभग पढ़ लिए थे, आज हम इससे ज़्यादा जानेंगे। ओके, समझिएगा। देखिए यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि यांत्रिक तरंग जो होते हैं ये दो प्रकार के होते थे, ठीक है। एक होते थे अनुदैर्ध्य तरंग, एक होते थे अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। दोनों हम पढ़ लिए थे पहले वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको मिल जाएगा, मतलब लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो पढ़ के ही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए ध्वनि की विशेषता के बारे में जानेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग ये ध्वनि तरंग का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि यांत्रिक तरंग को दो भागों में जो बांटा गया था ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो वही अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य हम पढ़ लिए थे। अनुदैर्ध्य में कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो वही है ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अब ध्वनि की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे कि ध्वनि की कितनी विशेषताएं हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ध्वनि की विशेषता, क्वेश्चन पूछता है। इसी में आपको पढ़ने मिलेगा ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीक्ष्णता जिसे बोलते हैं पिच, ओके, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, सारा इसी में पढ़ने को मिलेगा। समझिएगा ध्यान से। ध्वनि की विशेषता की बात बोलेंगे तो ये 3 प्रकार की विशेषता आपको देखने को मिलेगा। पहला विशेषता मिलेगा आपको तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। अब देखिए ध्वनि की तीव्रता को प्रबलता भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को प्रबलता भी बोल सकते हैं। अब देखिए प्रबलता की बात बोलेंगे तो ध्वनि की तीव्रता को किस में नापे जाते हैं, किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। ओके, किस में नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। अब समझिएगा ध्वनि की तीव्रता जो होती है ना, ध्वनि पे ये सीधा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया, तीव्रता अगर बढ़ाएंगे ना तो ध्वनि भी बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि भी बढ़ेगा, मतलब आवाज भी बढ़ेगा। हम जोर से बोलेंगे तो आपको जोर से सुनाई पड़ेगा, तो तीव्रता पे जो है ध्वनि का सीधा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए तीक्ष्णता, तीक्ष्णता क्वेश्चन जो गिरता है ना वो तीक्ष्णता से गिरता है, जिसे बोलते हैं पिच। ओके, मतलब तीक्ष्णता, इस पे ना ध्वनि का उल्टा प्रभाव पड़ता है। उल्टा प्रभाव कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आप तेज बोलेंगे, जोर से बोलेंगे तो ध्वनि हो जाएगा आपका पतला, ध्वनि हो जाएगी आपकी कैसी, पतली ध्वनि हो जाएगी। कहने का अर्थ ये समझिए। देखिए क्या बोले, मोटा या पतला, मोटा या पतला, तीक्ष्णता का मतलब हो गया मोटा या पतला ध्वनि हो सकती है। कहने का अर्थ समझिए। देखिए इस पे उल्टा प्रभाव पड़ता है। आप अगर जोर से बोलेंगे, मतलब कि जोर से बोलेंगे तो ध्वनि हो जाएगा आपका पतला। मतलब क्या बोले हम, जोर से, देखिए जोर से, ठीक है, कस के बोलना है हेलो, तो आवाज हो जाएगा आपका पतला, पतला, ठीक है। आप स्लो अगर बोलेंगे, स्लो आस्ते बोलेंगे, मतलब कि कम कम आवाज से बोलेंगे हेलो, तो आवाज हो जाएगा मोटा। कहने का अर्थ ये हो गया कि यही चीज जो है ना तीक्ष्णता, मतलब पिच, पिच पे उल्टा प्रभाव पड़ता है ध्वनि का। जोर से बोलेंगे ध्वनि हो जाएगा पतला, ठीक है, और धीरे बोलेंगे ध्वनि हो जाएगा मोटा, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता है। ओके, कहने का अर्थ हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब समझिए, इससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब देखिए शेर का, शेर जो होते हैं उसका ध्वनि मोटा या पतला, तो आप क्या बोलेंगे, मोटा, ध्वनि आपको देखने को मिलेगा मोटा, ठीक है। अब समझिए बच्चा का ध्वनि पतला या मेरा ध्वनि पतला, तो आप क्या बोलेंगे, बच्चा का ध्वनि पतला। जोर से अगर बोलते हैं तो उसका होता है पतला, ठीक है, पतला हो जाता है। तो बच्चा को जो होता है पिच, मतलब पिच जो होता है पुरुष की तुलना में पतला होता है, पुरुष की तुलना में पतला होता है उसका ध्वनि। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। इसे ना 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको पढ़ने मिलेगा अपसर्व, सरब और परासर्व, अपसर्व, सरब और परासर्व। समझिएगा ध्यान से।
अपसर्व की आवृत्ति आपसे पूछेगा, अपसर्व की आवृत्ति कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो अपसर्व तरंग के अंतर्गत आते हैं, अपसर्व ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ओके, एक होता है सर्व। सर्व मतलब अच्छा, कहने का अर्थ ये हो गया कि हम लोग के लिए कौन सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सर्व तरंग होना चाहिए, सर्व ध्वनि होनी चाहिए। ओके, कि इसका आवृत्ति की बात अगर बोलेंगे तो सर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। देखिए 20 के लिख दिए, के का अर्थ होता है 1000। ओके, याद रखिएगा। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक कौन सी ध्वनि, सर्व तरंग मतलब सर्व ध्वनि, ठीक है, सर्व तरंग बोल सकते हैं आप। ओके, अब देखिए प्रासर्व तरंग की बात बोलेंगे तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो कौन सी तरंग के अंतर्गत वो आएंगे, प्रासर्व तरंग के अंतर्गत आएंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। अपसर्व तरंगे 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो अपसर्व तरंग हो जाएगा वो, ठीक है। सर्व तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज से तक है तो वो कौन हो जाएंगे, सर्व तरंग हो जाएंगे। प्रासर्व तरंग 20,000 हर्ट्ज से जितना ऊपर जाए वो क्या हो गया, प्रासर्व तरंग हो गया। ओके, अब इसके एग्जाम्पल समझिएगा। अपसर्व तरंग के एग्जाम्पल, भूकंप जो आते हैं, भूकंप से जो निकलती है ध्वनि, ओके, तो वो उसमें कौन सी तरंग निकलती है, कैसी तरंग निकलती है, अपसर्व तरंग निकलती है। अब सर्व, ओके, भूकंप में अपसर्व तरंगे निकलती है। अब देखिए अपसर्व तरंगे कौन कौन सुन सकती है, कौन कौन सुन सकता है, तो वो समझिएगा। हाथी, गेंडा, घोड़ा, कबूतर। हाथी, गेंडा, घोड़ा, कबूतर। हाथी, गेंडा, घोड़ा, कबूतर, ये आपको पढ़ने मिलेगा, ऑप्शन दे देगा, इसमें एगो छांट देगा, ठीक है, एगो छांट देगा और वो इसमें दे देगा कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी दे देगा, ठीक ना। बोलेगा कि क्या अपसर्व तरंगे ये सब सुन सकते हैं, तो आप क्या मारेंगे, घोड़ा सुन सकता है। मतलब कि 4 ऑप्शन में एगो ये घुसा देगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन अपसर्व तरंग सुन सकता है, उत्पन्न कर सकता है, तो क्या बोलेंगे हाथी, गेंडा, घोड़ा, कबूतर, ये सब अपसर्व तरंगे सुन सकता है। आप समझिएगा ध्यान से। सर्व तरंगे, सर्व तरंगे हम लोग के लिए सर्व, इसकी आवृत्ति कितनी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सर्व तरंगे होती है। अब देखिए प्रासर्व तरंगे, यहाँ समझिएगा प्रासर्व तरंगे कौन कौन सुन सकती है, कौन कौन उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो समझिएगा। चमगादड़, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर। चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, ये सब उत्पन्न कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, प्रासर्व तरंगे, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो प्रासर्व तरंग के उदाहरण है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लिखे हैं लुसेंट 108 टॉपिक, मतलब लुसेंट का हम 108 टॉपिक कराएंगे। 108 टॉपिक क्या फुल्ली लुसेंट ही हम कराएंगे। ओके, आप लोग घबराइएगा नहीं, चैनल पे बने रहिएगा। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत हम करते रहें। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक होता है ध्वनि की विशेषता में गुणता, गुणता पढ़ने को मिलेगा। गुणता क्या डिसाइड करता है, अंतर डिसाइड करता है, अंतर। आप समझिएगा ध्यान से, जैसे कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, ठीक, या कोई मुझे आवाज़ दे रही है, मम्मी आवाज़ दे रही है या पापा आवाज़ दे रहे हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि किसका आवाज़ है, मम्मी का, पापा, मम्मी का आवाज़ है या पापा का आवाज़ है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो गुण, गुण मतलब अंतर, गुणता का अर्थ हो गया कि गुणता जो है ये अंतर को बताता है, ठीक है, कौन आपको बुला रहा है या फिर कौन आपको बुला रही है। ओके, कहने का अर्थ समझिए, आप किसी से बतिया रहे हैं, समझ लीजिए, होगा तो बतियाते ही होंगे, ठीक है, तो मतलब होगा तो बतियाते ही होंगे, किसी से बतिया रहे हैं। आप देखिए किसी को कॉल किया, किसी को कॉल किया, अब वो आपकी वाली नहीं उठाई कॉल, बल्कि उसके पापा रिसीव कर ले कॉल, बोलेंगे हेलो कौन, तो अपने समझेंगे नहीं मेरी वाली नहीं है, ये तो पापा है, ठीक है। आप तो उसको प्रणाम नहीं करेंगे, प्रणाम करेंगे तो पिटाई लग जाएगा आपका। ओके, तब फोन काट देंगे। समझते हैं ध्यान से, तो अंतर डिसाइड करता है। ओके, पहचान लेंगे, पहचानने की बात बोलेंगे तो गुणता जो है ध्वनि का अंतर डिसाइड करता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन देखिए किसे बोले जाते हैं। देखिए किसी सतह से ध्वनि पृष्ठ से टकरा के अगर फिर से सुनाई दे तो उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन। और ध्वनि के परावर्तन की वजह से क्या होता है, इको उत्पन्न होता है। क्या होता है, इको उत्पन्न होता है। इको को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इको उत्पन्न ना हो इसलिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर। एकदम कोना में दबाए रखेंगे, एकदम कोना, जैसे कि ताखा होता है ना, ताखा, इतने को ताखा होता है, ताखा में घुस के बोलेंगे हेलो,
तो गुणकेगा, इको होगा, इको उत्पन्न होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस, तब जो है इको उत्पन्न नहीं हो सकता। और श्रोताओं को सुनने के लिए ही 17 मीटर की डिस्टेंस चाहिए, ये भी जरूरी है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इको उत्पन्न ना हो इसके लिए और भी उपाय है। उपाय क्या है? तो इको चाहते हैं कि इको उत्पन्न ना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो दीवार जो है खुदरा होना चाहिए, मतलब खुदरा कर दो। कहने का अर्थ ये हो गया, कोई अगर बिछावन है या फिर कम्बल है या फिर ओढ़ने वाला कोई चीज़ है या फिर खखरा होता है ना, ऐसा कोई चीज़ दे दो। ठीक है, एकदम ऐसे झांप दो ताकि इको टकराए नहीं, मतलब कोई मुलायम सा चीज़ जो है ऐसे चिपका दो। ठीक है, ताकि इको उत्पन्न ना हो। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इको उत्पन्न नहीं करने के लिए आपको ये सब चीज़ चिपकाने पे इको उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछेगा, कान पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड होती है, मतलब कि 1.1 सेकंड जो है, मतलब 1 मिनट नहीं, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड जो है कान पे ध्वनि रहती है। अगर कोई आपको आवाज़ दिया, सुनते हैं जी, तो बस ये कितना देर तक रहेगा? 0.1 सेकंड तक ही आपके कान पे ये असर रहेगा। ओके, इसलिए बोला जाता है कान पे ध्वनि की चाल कितना देर तक रहती है? तो 1/10 सेकंड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम क्या देखें? ये हम देखें यांत्रिक तरंग के बारे में। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। ठीक है, देखिए तरंग को दो भागों में बांटा गया था। तरंग को एक विद्युत चुंबकीय तरंग, एक यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का डिफिनेशन में हम ध्वनि के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी को कहा जाता है अयांत्रिक तरंग, इसी को अयांत्रिक तरंग कहे जाते हैं। अब देखिए, अयांत्रिक तरंग बोलिए या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए, इसको ना 7 प्रकार की होती है। ठीक है, इसको 7 प्रकार के भागों में बांटा गया। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है 7 प्रकार की होती है। ओके, और एक ट्रिक के माध्यम से आपको कंप्लीट याद करा देंगे, इसलिए ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देते हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर नहीं है, इस तरह से पूछते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए ट्रिक क्या है, गाए अभिजु इन्फा मारे। ठीक है, ट्रिक क्या, देखिए ट्रिक क्या बनाया है, गाए अभिजु इन्फा मारे। ठीक है, ये ट्रिक बना दी है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। गो से हो गया गामा किरण, ए से हो गया एक्सरे किरण, ठीक है, ओ से हो गया अल्ट्रावायलेट किरण, मतलब कहने का अर्थ हो गया पराबैंगनी किरण। ठीक है, विजुअल का अर्थ हो गया दृश्य प्रकाश, ये आपको प्रकाश के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इन्फ्रारेड का अर्थ हो गया अवरक्त किरण। ठीक है, माँ से क्या हो गया, मो से माइक्रो किरण, माइक्रोवेव मतलब माइक्रो बोल सकते हैं सूक्ष्म किरण। ओके, रे से क्या हो गया, रेडियो तरंग। ओके, रे से रेडियो तरंग बोल सकते हैं आप। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कंसेप्ट है, समझिएगा। गाए अभिजु इन्फा मारे, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी आवृत्ति इस सब में से ज्यादा होती है, कौन सी तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वेधन क्षमता ज्यादा होती है? तो क्या बोलेंगे, गामा किरण की, गामा किरण की। ठीक है, गामा किरण की वेधन क्षमता ज्यादा होती है, आवृत्ति वेधन क्षमता गामा किरण की इस सब की किरण की तुलना में वेधन क्षमता गामा की ज्यादा होती है। और गामा किरण की खोज कौन किए थे, तो हेनरी बेकुलर किए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, गामा किरण की वेधन क्षमता ज्यादा होती है, गामा किरण की, ये इधर है तभी तो। अब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे ही वेधन क्षमता घटते जाएगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे इधर जाएंगे ना, वेधन क्षमता क्या होगा, ऐसे 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 ये घटते जाएगा, वेधन क्षमता घटते जाएगा। ठीक है, क्या, वेधन क्षमता घटते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे उधर जाएंगे वेधन क्षमता घटते जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से देखते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से इस सब किरण में से, जैसे गामा, एक्सरे, दृश्य प्रकाश, यूवी किरण, अवरक्त किरण, ठीक है, इनमें से कौन ज्यादा दूर तक जा सकता है, कौन ज्यादा दूर तक जा सकता है, किसकी तरंगदैर्घ्य क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो आप क्या बोलेंगे, किसकी तरंगदैर्घ्य क्षमता सबसे ज्यादा होती है, कौन ज्यादा दूर तक जा सकता है? तो रेडियो किरण। कौन, रेडियो किरण। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, गामा किरण का वेधन क्षमता ज्यादा था यहाँ से, अब ऐसे ऐसे जाएंगे तो वेधन क्षमता घटते जाएगा। अब इधर ऐसे आएंगे वेधन क्षमता बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कंसेप्ट क्या है, दूर तक कौन जा सकता है? अब देखिए यहाँ आएंगे तो ये दूर तक जा सकता है, लेकिन आप इधर जाएंगे तो ये घटते जाएगा। ठीक है, दूर तक जो भी तरंग जाते हैं, मतलब कि तरंगदैर्घ्य जो है ये घटते जाएगा। ओके, सबसे ज्यादा दूर तक कौन सी किरण जाएगा, तो रेडियो तरंग जाएगा। ओके, उसके बाद
सूक्ष्म किरण जाएगा, जिसे बोलते हैं माइक्रोवेव। ओके, उसके बाद इस तरह से अवरक्त किरण जाएगा, इस तरह से बहुत दूर तक जाएगा। ओके, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा दूर तक कौन जा सकता है किरण? तो रेडियो किरण जा सकता है। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण, वेधन क्षमता सबसे कम, वेधन क्षमता सबसे कम रेडियो किरण। ओके, सबसे ज़्यादा तरंग है रेडियो तरंग, सबसे ज़्यादा तरंग है किसका होगा? रेडियो तरंग का। ओके, सबसे कम तरंग है किसका होगा? तो गामा किरण का सबसे कम तरंग है होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, इसका काम देख लेते हैं। ओके, समझिएगा, गामा किरण का खोज कौन किया था? हेनरी बेकेलर। ठीक है, हेनरी बेकेलर किए थे। एक्स किरण का रोंटगन किए थे। यूवी मतलब कि पराबैंगनी किरण का रिटर किए थे। ओके, दृश्य प्रकाश का देख लीजिएगा, न्यूटन किए थे शायद। ओके, इन्फ्रारेड अवरक्त किरण का हर्शेल किए थे। ओके, माइक्रोवेव का देख लीजिएगा, लघु करके होगा, लघु हेनरी लघु ऐसे देख, मार्कोनी ऐसे कुछ होगा ना, मार्कोनी रेडियो का होगा, रेडियो किरण का मार्कोनी। ओके, अब माइक्रो लघु का देख लीजिएगा कौन किया था, इसका याद नहीं आ रहा है। ओके, अब देखिए इसका हम काम देख लेते हैं आप। ओके, समझिएगा ध्यान से, गामा किरण का वेधन क्षमता ज़्यादा होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वेधने की क्षमता किसमें होगा ज़्यादा? गामा किरण में वेधन क्षमता ज़्यादा हुआ। इसका खोज कौन किया था? हेनरी बेकेलर किए थे। ओके, ये शरीर को भेज सकता है, मतलब शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कौन सी किरण? गामा किरण। ओके, कैंसर के इलाज में गामा किरण का प्रयोग करते हैं। ओके, कैंसर के इलाज में गामा किरण का प्रयोग करते हैं। कैंसर क्यों होते हैं? अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने से होता है, तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो वही गामा किरण करते हैं। ओके, तो कैंसर के इलाज में गामा किरण का प्रयोग करते हैं। MRI मशीन एक होता है। MRI जो मशीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मशीन होते हैं। ओके, जैसे हम मठिया पहने हैं ना, तो MRI मशीन से क्या निकलता है? तो वही MRI मशीन से वो गामा किरण छोड़ते रहता है। ठीक है, तो ये मठिया पहन के जाएंगे तो MRI मशीन जो है वो मुझे खींच लेगा, हाथ सहित एकदम एक बार खींच लेगा। इसलिए वो गोदाम में घुसने से पहले जो है, मतलब वहाँ पे जाने से पहले जो है, ये आपको MRI मशीन से, जैसे वहाँ पे जाने से पहले जो है आपको लोहा वाला कोई भी चीज़ होता है वो खुलवा दिया जाता है। ओके, तो MRI मशीन में कौन सी किरण का इस्तेमाल होता है? तो गामा किरण का इस्तेमाल होता है। FCI के गोदाम में कौन सी किरण का इस्तेमाल होता है? तो गामा किरण का इस्तेमाल होता है। FCI गोदाम का अर्थ ये हो गया कि फ्रूट काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का जितने भी अनाज होते हैं, गेहूं चावल जो भी होते हैं, तो FCI के गोदाम में ही रखवाते हैं। ठीक है, तो कीटाणु और ना लगे इसीलिए थोड़ी सी मात्रा में गामा किरण का प्रयोग करके उसे मारने का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, विस्फोटक जो भी चीज़ होता है, जैसे एटम बम, नाभिकीय रिएक्टर, ये सब में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, एक्सरे का खोज कौन किए थे? तो रोंटगन किए थे। अब देखिए एक्सरे का काम क्या क्या होता है? एक्सरे किरण का, बोन मतलब हड्डी, ठीक है, बोन मतलब कि हड्डी उड्डी टूट जाते हैं तो एक्सरे किरण का इस्तेमाल करते हैं कि जाके एक्सरे करा लो तुम, हड्डी उड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है देख लेगा। देखिए अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे कि मान ली ये हाथ टूट गया है ना, हड्डी टूट गया है, तो एक्सरे किरण ऐसे छोड़ता है, ठीक है, छोड़ने पर अगर ई पार से ऊपर हो गया, हड्डी से ई पार से अगर ऊपर हो गया, ठीक है, तो समझ जाता है कि आपका हड्डी टूट गया है। ठीक है, क्योंकि हड्डी को ये नहीं भेज सकता, अगर हड्डी आपका ठीक है ना तो हड्डी इसे रोक लेगा, लेकिन हड्डी का टूट गया है, दरार पड़ गया है, तो किरण जो है ई पार से ऊपर हो जाएगा। तो समझ में आ जाता है कि ये जो है हड्डी आपका टूट गया है। तो एक्स किरण का किस में इस्तेमाल करते हैं? हड्डी की जांच में। दांतों की दरार में, दांत टूट जाने पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रत्न की दरार में, मतलब हीरा उरा जब टूट जाते हैं ना, हीरा उरा जब टूट जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि हीरा टूटा है कि नहीं टूटा है, लेकिन वही एक्सरे किरण छोड़ेगा ना तो पता चल जाएगा कि ई पास जब ऊपर हो जाता है ना किरण, तब पता चल जाएगा कि ये हीरा में दरार पड़ गया है। तो रत्नों की दरार में एक्स किरण का इस्तेमाल करते हैं। सीटी स्कैन में भी एक्स किरण का ही इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा डॉक्टर जो भी होते हैं सारा एक्स किरण का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यूवी मतलब क्या हो गया? पराबैंगनी किरण। अब देखिए पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? तो वह करती है ओजोन परत। ठीक है, रक्षा कौन करती है? ओजोन परत करती है। पराबैंगनी किरण अगर छूट गया, धरती पर अगर आने लगा, ठीक है, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है समझिए। पहले तो आपको त्वचा कैंसर हो जाएगा, अंधा उंधा हो जाएंगे आप। ओके, उसके बाद जो है जल। अब देखिए इसका इस्तेमाल भी है, पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल भी। नुकसान क्या है? तो त्वचा कैंसर इससे हो जाता है पराबैंगनी किरणों से। और इसकी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करते हैं। अब देखिए जल, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है वो समझिए। जैसे कि जल जैसे कि आरओ मशीन होता है ना, एक आरओ मशीन, तो जल को साफ करने में भी यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कीटनाशक को मारने में किसका इस्तेमाल करते हैं? यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं।
कीटनाशक को मारने में भी यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं, पानी को साफ करने में भी यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं, यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश किसका काम आता है? तो देखने में काम आता है। ओके, तो प्रकाश का एक चैप्टर है ये, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो ये हम प्रकाश के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, वो हम दृश्य प्रकाश जो है ये प्रकाश के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आप समझिएगा ध्यान से। अवरक्त किरण, अवरक्त किरण का इस्तेमाल किस में होता है? तो नाइट विजन, मतलब कि नाइट में, अंधेरे में देखने के लिए किस किरण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सीसीटीवी कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाए जाते हैं? ताकि रात में देख सके। ओके, तो सीसीटीवी कैमरा में किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो होता है अवरक्त किरण का। कोहरा जो होते ठंड के दिनों में जो पूरा कोहरा छा जाता है, ठीक है, तो कोहरा आ जाएगा बीच में और सीसीटीवी काम ही नहीं करेगा, कोहरा को फाड़िए नहीं सकेगा। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, चोर तो आसानी से एकदम चोरी उड़ी करके चल जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, कोहरा को फाड़ने में, कोहरा को हटाने में, फाड़ने में, ठीक है, कोहरा को फाड़ने में, ठीक है, हटाने में लिख देते हैं। कोहरा को हटाने में किस किरण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। और इसका खोज कौन किया था? तो वो किए थे हर्शेल नाम के वैज्ञानिक। ओके, अब देखिए रिमोट में, टीवी के रिमोट में जो है किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो वह होता है किस किरण का? अवरक्त किरण का इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक होता है मैक्रो मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म किरण। ओके, समझिएगा ध्यान से। सूक्ष्म किरण जो है ये क्या चीज़ के इस्तेमाल में आता है? समझिएगा, सेटअप बॉक्स देखते होंगे, छोटा सा सेटअप बॉक्स होता होगा, डिश टीवी होता होगा, तो उसके अंदर भी एक बल्ब रहता है ना बल्ब। तो बल्ब जो है वो क्या चीज़ छोड़ते रहता है? सूक्ष्म किरण छोड़ते रहता है। सूक्ष्म किरण और अवरक्त किरण, जो टीवी वाला जो रिमोट होता है, ठीक है, सूक्ष्म किरण और जैसे कि टीवी के रिमोट में या फिर जो भी है सूक्ष्म किरण, तो वही जो उसके ऊपर जब ये संपर्क होता है ना, रिमोट और सूक्ष्म किरण जब संपर्क होता है तो चैनल वाला चेंज होने लगता है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से कि सेटअप बॉक्स, जैसे सेटअप बॉक्स जो होता है, सेटअप बॉक्स में छोटा सा जो बल्ब लगा रहता है, उसमें किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो सूक्ष्म किरण का इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिश टीवी में वही बोले, सेटअप बॉक्स में। ओके, स्पीड गन में, अब देखिए स्पीड गन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। स्पीड गन वह गन होता है जैसे कोई बाइक वाला जो है, मोटरसाइकिल जैसे बोलते हैं, मोटरसाइकिल को ऐसे उड़ाया और सामने में ट्रैफिक पुलिस है, वो नहीं देख पाया, एकदम सट दूर घुस गया। तो ट्रैफिक पुलिस अब पता कैसे करे कितना स्पीड में बाइक था? तो वो क्या करेगा? गया, सट दूर घुसा, तुरंत वो स्पीड गन छोड़ा ऐसे करके ठन, और वहां से किरण जो है टकरा के स्पीड गन में आप बता देता है कि ये बाइक जो है 120 के रफ्तार में जा रहा था। ठीक है, तो स्पीड गन में किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो वह होता है सूक्ष्म किरण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओवन, खाना को गर्म करने में किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो सूक्ष्म किरण का इस्तेमाल होता है। पिज्जा, बर्गर जो भी होता है, ये सूक्ष्म किरण के इस्तेमाल से खाना को गर्म किया जाता है। ओके, अब देखिए रेडियो तरंग जो है ये बहुत दूर तक जा सकता है, आपको तो बताई ही थी, दूर तक जा सकता है। ओके, क्या जा सकता है? दूर तक जा सकता है ये। ओके, समझिएगा, जैसे कि किसी को सुनना है, ऐसे करके सुनना है, जैसे पायलट लोग जो है वो कैसे बात करते हैं? रेडियो तरंग के माध्यम से बात करते हैं। रेडियो और जो चलता है, एफएम जो बजता है, ठीक है, किस किरण के माध्यम से ये सब बजता है? ठीक है, तो रेडियो तरंग के माध्यम से ही ये सब काम करते हैं। ओके, तो वही हो गया, रेडियो में किस किरण का इस्तेमाल होता है? रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है। BBC, विविध भारती जो भी होता है, सब रेडियो तरंग का ही इस्तेमाल करते हैं। पायलट लोग किससे बात करते हैं? तो रेडियो तरंग के माध्यम से ही बातें करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, अब देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है जो कि ध्वनि तरंगे से है। ओके, समझिएगा ध्यान से। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना? ठीक है, तो 64-20 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना? 6420 मीटर पर सेकेंड होती है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल। ओके, और ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में चल सकती है? ठोस में चल सकती है। जो भी चीज़ ठोस चीज़ है वो ध्वनि उसमें तेज चल सकती है। ओके, निकेल में ध्वनि की चाल कितना? 60-40 मीटर पर सेकेंड। स्टील में ध्वनि की चाल कितना? 59-60 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए लोहा में ध्वनि की चाल कितना? तो 51-30 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1450 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वायु में ध्वनि की चाल या फिर गैस में ध्वनि की चाल बोल सकते हैं आप, तो 330 मीटर पर सेकेंड तक ये चलती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो है दिन के अपेक्षा रात में ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए,
ध्वनि द्वारा श्रोताओं की जो है आवृत्ति बताई गई है, डेसिबल बताया गया है, वो समझिएगा। ठीक है, WHO का मुख्यालय याद रखिएगा, जेनेवा पड़ता है WHO का मुख्यालय। ओके, अब देखिए ध्वनि की तीव्रता कितनी रखी गई है WHO के द्वारा, तो 45 डेसिबल रखी गई है। ठीक है, मिनिमम 45 डेसिबल रखी है, मतलब WHO के द्वारा बोला गया है कि 45 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि आप नहीं दे सकते हैं, ध्वनि नहीं बजा सकते हैं। ओके, जो भी हो 45 डेसिबल ही सीमित बताया गया है, जो कि सक्षम है, मतलब कि अच्छा ध्वनि बोला जा सकता है। ठीक है, 45 डेसिबल तक ही वो बताया गया है WHO के द्वारा। ओके, आप समझिएगा। ध्वनि शोर, बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगता है, बहुत शोर होने लगता है, कान झनझनाने लगता है। ठीक है, तो कितना डेसिबल तक वो चला जाता है ध्वनि, तो शोर ध्वनि की बात बोलेंगे तो 80 डेसिबल, ये शोर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। साधारण बातचीत की बात बोलेंगे तो साधारण बातचीत जो करते हैं एक दूसरे से कि हाँ भाई बताओ और कैसा हाल है, क्या बात है। ठीक है, साधारण बातचीत के लिए कितना ध्वनि होती है, तो 30 से 40 डेसिबल जो है साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की डेसिबल होती है। ओके, अब तेज बात करने के लिए कितना डेसिबल तक ध्वनि जाती है, तो 50 से 60 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल तक तेज बातचीत करने के लिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जितने भी लोग पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, 51 रुपये फी लेके कंप्लीट लुसेंट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो फॉर्म फिल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उसमें ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है मीट एप्लीकेशन के माध्यम से। 51 रुपये कोई खास पैसा नहीं है। ओके, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जिसको पैसा नहीं है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ऐसे भी जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।